हाय एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। इसका जो टाइटल है वो आप देख ही रहे होंगे, बीइंग रेडी, मतलब आप तैयार रहें। किस चीज़ के लिए तैयार रहें? तो आपने हाल ही के दिनों में रसिया यूक्रेन की क्राइसिस तो बहुत सुनी होगी, लेकिन जो राइटर हैं ये एक अलग नज़रिया अपना पेश करना चाहते हैं। वो कोविड-19 से रिलेटेड है कि कैसे लास्ट ईयर जब हम लोग फर्स्ट वेव के बाद ये सोच कर बैठ चुके थे कि सेकेंड वेव अब नहीं आएगी, कैसे हम सभी लोग सुरक्षित हो गए, लेकिन सेकेंड वेव आई और उसने फर्स्ट वेव से ज़्यादा तबाही मचाई, जिसमें डेल्टा वेरिएंट बहुत प्रमुख था। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण पूरा जो राइटर का एक फोकस है वो इस पॉइंट पर है कि जो भी वैक्सीन है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, या जो भी कोविड को रेगुलेट करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, उन चीज़ों के लिए या उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहे गवर्नमेंट। इस चीज़ में कहीं भी ढिलाई ना दे। भले ही हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव कर लिया हो, हमारे लोगों का भी एक बहुत बड़ा इसमें क्या वो सहयोग है कि उन लोगों ने आगे आकर खुद वैक्सीन लगवाया, और उसी के कारण जो थर्ड वेव है उसमें हमें ज़्यादा कुछ परेशानी देखने को नहीं मिली। जबकि अगर हम यूरोप और बेस्ट कंट्रीज़ को देखें जहाँ पर लोगों ने वैक्सीन ना लगवाने के लिए प्रदर्शन किया, इवन अभी आपने कनाडा में भी देखा होगा कि कैसे ट्रक चालकों ने विरोध कर दिया था जैसे ही कनाडा की सरकार ने वैक्सीनेशन लगवाना मैंडेटरी किया, मतलब अनिवार्य किया, त्यों ही वहाँ पर भी आंदोलन होने लगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत में देखें आप तो भारत के लोगों ने बड़ी हंसी खुशी से दोनों डोज लगवाए, बढ़ चढ़ कर डोज लगवाए, और उसी का परिणाम है कि आज हमें तीसरी जो वेव है उसका ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन राइटर का कहना ये है, सब चीज़ें होने के बावजूद भी हमें तैयार रहना चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनती है तो उन सब चीज़ों में हम उस सिचुएशन को डील आसानी से कर पाएँ। तो यही पूरा का पूरा इसका एडिटोरियल का जिस्ट है। बताएंगे पूरा आंकड़े राइटर ने रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं किसी भी वीडियो की जो PDF है या भी जो भी फाइल है वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, और आगे आने वाले जो फ्यूचरिस्टिक जो भी चीज़ें हैं वो वहीं पर आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वैक्सीनेशन वाज सोन टू हैव बीन अ लाइफ सेवर ड्यूरिंग द थर्ड वेव ऑफ द पेंडेमिक। तो वैक्सीनेशन ने लाइफ सेवर के रूप में काम किया तीसरी वेव के अंतर्गत। वही मैंने जो कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीन लगवाना तीसरी वेव को ज़्यादा घातक ना होने का कारण बना। तो यही इन्होंने कहा कि भैया जो लाइफ सेवर के रूप में निकल कर सामने आई वैक्सीन तीसरी वेव के दरमियान। द कोविड-19 पेंडेमिक इज़ ऑन डिसर्निबल वेन। डिसर्निबल मतलब होता है जो क्षय हो रही है, जो एकदम ख़त्म होने की कगार पे चीज़ें हों। On a discernible veil, just a month ago, India was reporting around 170,000 cases a day, and latest number suggested it has plumped to around 6,000. India is now contributing to only 0.7% of the global cases. कोविड-19 की जो वेव है वो धीरे धीरे क्षय हो रही, ख़त्म होने की ही कगार पे है। जो भी आपको मतलब चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ख़त्म होने की कगार पे है। क्यों ख़त्म होने की कगार पे है? क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट महीने लगभग कितने केस आ रहे थे, 1,70,000 केसेस आ रहे थे। लेकिन अगर हम लेटेस्ट नंबर को देखें तो वो कितने आ रहे हैं, लगभग 6,000 केसेस आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि केसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है इंडिया का ओनली 0.7% है। जितने भी केसेस पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं उसमें से 0.7% जो केसेस हैं वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो इससे भी हमें दिखाई देता है कि कोविड-19 के केसेस डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लास्ट ईयर दिस टाइम केसेस वर बिलो 5,000 a day, encouraging several states and the center to claim that pandemic was over. Though within a matter of week, there was a resurgence fueled by the Delta variant, which worth a summer of catastrophic. लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इन्हीं दिनों की बात है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लगभग 5,000 से भी कम केसेस आ रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार इन सब चीज़ों को लेकर कम मतलब सिंसियर हो गए, ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, और ये समझ के बैठ गए कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई, पूरा वेव ख़त्म हो गया, कोविड-19 ख़त्म हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ,
कुछ ही वीक की बात थी, कुछ ही हफ्तों के अंदर जो तमाशा हुआ, जो डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई, वो हम सबके सामने थी और पूरी की पूरी गर्मियों को कैसे एकदम भयंकर भयावह रूप में बदल दिया। तो ये हम सब ने देखा, हर एक के घर में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से सर्दी, खांसी और जुकाम इन सब चीज़ों से पीड़ित उस समय हुआ। और किसी को भी अगर थोड़ा सी भी चीज़ हो जाए, किसी को भी उस समय अगर थोड़ी सी भी बुखार आ जाए, तो लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया था कि वो कोविड 19 से रिलेटेड जो भी हाई एंटीबायोटिक हैं, जिन एंटीबायोटिक का यूज़ बड़े बड़े ऑपरेशंस में किया जाता है, वो उन दवाइयों को लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, भले ही चाहे उनके लिए नॉर्मल सर्दी खांसी हुई हो। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली और हमें ये भी डेटा निकल कर सामने आया कितनी भारत के लोगों ने कितनी ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक कंज्यूम की। तो और फिर उससे फिर कई सवाल भी उठे थे कि कहीं एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस ना उत्पन्न हो जाए, वो एक अलग केस है। लेकिन उस समय का जो समय की जो भयावहता थी, जो फीलिंग्स थी, उनसे आप सभी परिचित होंगे कि आखिरकार क्या क्या हुआ था। There is, however, a crucial distinction between then and now. The over 75% of those over 15 years are now fully vaccinated in India. लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है, उस समय की बात अगर करें तो और इस समय की बात करें तो बहुत अंतर है। क्या क्रूशियल डिस्टिंक्शन क्या है कि उस समय जो था कोई वैक्सीनेटेड नहीं था, लेकिन अब की बात करें तो लगभग 75% ऐसे लोग दोज ओवर 15 ईयर आर नाउ फुल्ली वैक्सीनेटेड, मतलब 15 साल से ऊपर के लगभग 75% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्मॉल एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ दोज ओवर 60 हैव हैड थर्ड डोज। और यहाँ पर तीसरे डोज की भी जो बात चल रही थी, जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ भी किया 60+ लोगों के लिए, तो वो भी 60+ वाले लोग तीसरा डोज भी ले रहे हैं। तो परिस्थितियाँ नो डाउट डिफरेंट हैं। उस समय जो एक भी डोज नहीं लिए थे, अब 3-3 डोज लेने वाले भी लोग आपको मिल रहे हैं। 75% से ज़्यादा लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। तो ये सब चीज़ें हैं। रिपोर्ट सजेस्ट दैट ओवर 90% ऑफ इंडियन हैव बीन एक्सपोज टू the virus over the last 2 years and therefore combined with the vaccination are sufficiently protected against disease। तो जो भी रिपोर्ट अभी हाल ही में सामने आई, उन्होंने क्या निकल कर सामने आया कि लगभग 90% लोग कोविड-19 से किसी न किसी प्रकार से इन्फेक्टेड हो चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने वैक्सीनेशन भी लगवा लिया, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि 75% से ज़्यादा लोगों ने दोनों डोज ले लिए हैं, तो वैक्सीनेशन भी करवा लिया। तो अगर इस हिसाब से, इन आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो वो बहुत हद तक, मतलब सीरियसनेस, कोविड-19 की सीरियसनेस नहीं होगी, इस हद तक वो प्रोटेक्टेड हैं कि अगर मान लो कोविड-19 की कोई लहर आई तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। और यही चीज़ हमें तीसरी लहर में भी देखने को मिला कि लोग इन्फेक्टेड तो हो रहे थे, लेकिन सीरियसनेस नहीं थी, जैसे कि हमें सेकेंड वेव में देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें हैं और वही रिपोर्ट भी बोल रही है। बट नॉट इन्फेक्शन फॉर मैनी मोर मंथ अहेड। What we are emphasis is that avoiding vaccination make one, particularly the elderly, vulnerable to serious infection। तो यहाँ पर अब जो वैक्सीनेशन है या जो भी आपकी चीज़ें हुई, उससे एक चीज़ तो है कि ठीक है, आप डिसीज़ से तो बच जाओगे कहीं ना कहीं, मतलब सीरियसनेस तो बच जाओगे, लेकिन जो आपका इन्फेक्शन है उससे तो नहीं। इन्फेक्शन तो हो सकता है, हो जाएगा। और यहाँ पर जोर देने वाली बात किस पर है? जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग किसी पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं, कोई भी हो गया, शुगर हो गई या और दूसरी बीमारी, तो उनके लिए ये लोग क्या होते हैं, इन्फेक्शन होने का खतरा इन पर ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, भले ही रिपोर्ट क्या बोले। बलराम भार्गव, Director General of ICMR, said at a press meet this week that 92% of those who died of COVID-19 since January this year were unvaccinated, and underlined that vaccine and the wide vaccination coverage has played an important role in protecting hundreds of lives। और यहाँ पर ICMR के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कहा, डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव जी, इन्होंने ये कहा कि 92% जो जनवरी से अभी तक लोग मरे हैं, जैसे 2022 जनवरी से अभी तक जितने भी लोगों की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, उनमें से 92% ऐसे थे
जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान देने वाली है कि वैक्सीन ने जो भी मतलब वैक्सीन ने अगर बात करें कि तीसरी लहर में लाइफ बचाने का या प्रोटेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइफ, कई लोगों की जान बचाई, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इससे हमारे पास यही आंकड़ा निकल कर सामने आता है कि तीसरी वेव में जो कई जानों के बचने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। और ये हमें चीज़ें देखने को भी मिली, कैसे यूरोप में तीसरी वेव ने तबाही मचाई थी, साउथ अफ्रीका में तीसरी वेव ने तबाही मचाई थी, लेकिन भारत में आखिरकार ऐसा क्या था कि उतना तीसरी वेव का खतरा नहीं बढ़ा, क्योंकि ओमिक्रॉन कहाँ से आया था, ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में जनरेट हुआ। तो उसी वायरस ने अमेरिका में तबाही मचाई, साउथ अफ्रीका में तबाही मचाई, यूरोप में तबाही मचाई, लेकिन भारत में क्यों नहीं? सीधा सा रीज़न था कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई थी, और ये इंडिया की वैक्सीन थी, ना कि चाइना की वैक्सीन कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली हमें। इंडिया इज़ द फॉर्चुनेट इन दैट इट डज़ नॉट हैव अ बैटल वैक्सीन असिस्टेंस इन लार्ज मेजर। तो इंडिया भाग्यशाली था कि जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया वैक्सीन लगवाने के लिए, और किसी भी प्रकार की हेजिटेंसी दिखाई नहीं दी, किसी प्रकार का संकोच उन्होंने मन में नहीं था, और उन्होंने खुद जाके वैक्सीन लगवाई। द इनिशियल skepticism regarding the vaccine not having passed the typical stage of vaccine approval saw certain degree of hesitation, but very soon it emerged in April and May last year that India's main problem was an insufficient number of vaccine। तो यहाँ पर शुरुआत में अगर हमने जब देखा, जब वैक्सीन को अप्रूवल मिला, तो कितने ही न्यूज़ आउटलेट, कितने ही विपक्षी दलों के नेता, जो भी वर्तमान सरकार है उसके जो विपक्षी दलों के नेता, कितनी ही मीडिया लोग, कितने ही जो डॉक्टर लोग, उनने वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह उठाया और क्या कहा कि भैया उसने वैक्सीन ने जितनी भी स्टेज होती हैं, जो मतलब टिपिकल स्टेज होती हैं, वो वैक्सीन ने पास नहीं की, और अप्रूवल हमारी गवर्नमेंट ने आनाकानी में मतलब जल्दबाजी के अंदर दे दिया। लेकिन धीरे ही धीरे हमें फिर क्या देखने को मिला, वही लोग जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, उन्हीं लोगों के अंदर एक जागरूकता बढ़ी, और अप्रैल मई के दरमियान जब हमने देखा कि जब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा आगे आगे वैक्सीन लगवाना शुरू किया, तो हमें फिर अपनी वैक्सीन ही कम पड़ गई। इंडियाज़ मेन प्रॉब्लम वाज इनसफिशिएंट नंबर ऑफ वैक्सीन, मतलब जो वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही थी वही हमारे लिए क्या हो गई, कम पड़ गई। Through India today has administered nearly 178 crore vaccine doses and has several indigenously developed vaccine that have been approved in emergency mode by authority। तो अगर वर्तमान की बात करें तो लगभग इंडिया ने 178 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज लगा दिए हैं, इसमें से दोनों डोज भी शामिल हैं दैट हैव बीन अप्रूव्ड। और यहाँ पर कई चीज़ें अप्रूवल भी हो रही हैं, मतलब जो नई नई वैक्सीन अगर आ रही हैं तो अथॉरिटीज़ उनको क्या कर रही हैं, अप्रूव कर रही हैं। देयर इज़ स्टिल सीरियस क्वेश्चन ऑन सप्लाई, लेकिन यहाँ पर सप्लाई का एक बड़ा क्वेश्चन है। नो डाउट नई नई कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, उनको अप्रूवल भी मिल रहा है इमरजेंसी यूज़ के लिए, लेकिन सप्लाई इतने बड़े देश में, या अगर आप ग्लोबल सप्लाई भी करना चाहते हैं तो एक सप्लाई का मुद्दा रहेगा, और वो है currently vaccine demand is low and the vaccination drive is moved up mode and administering second dose। तो यहाँ पर जो करंटली जो वैक्सीन की जो डिमांड है बहुत कम हो गई है, और जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है या वैक्सीन लगाने वाली जो स्टेज हैं वो लगभग मूव्ड अप मोड, मतलब अंतिम स्टेज में है। क्यों अंतिम स्टेज में है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सेकेंड डोज भी लगवा लिया, जैसे कि मैंने पहले बताया ही था, 75% से ज़्यादा लोगों ने सेकेंड डोज लगवा लिया है। और अगर आप 70% या 60 से 70% लोगों को दोनों डोज लगवा देते हैं तो एक हार्ड इम्यूनिटी वाला भी कॉन्सेप्ट काम कर जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो क्या हो गया, कम हो गया है। बट वर द पेंडेमिक सिचुएशन टू सडनली टर्न फॉर फोर्थ वेव to take shape, there would be a spike in demand for vaccination for children, particularly those below 15, as well as booster dose for adult। तो यहाँ पर लेकिन अगर मान लो, ये इनका मानना है कि अगर फोर्थ वेव जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था कि एकदम से केस 5000 थे और फिर 2-3 हफ्तों में या कुछ ही हफ्तों के अंदर केसेस बढ़ गए, तो अभी ऐसे क्या है 6000 लगभग केस आ रहे हैं। लेकिन मान लो अगर कुछ ही हफ्तों में केस बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, वैक्सीनेशन की। और मुख्यतः किन लोगों को पड़ेगी, जो 15 साल से नीचे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा गवर्नमेंट ने 15 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अलाउ कर दिया है, और हमने कई स्कूलों में भी देखा कि वैक्सीनेशन चल रहा है। लेकिन 15 ईयर से जो
नीचे वाले जो बच्चे हैं उनके साथ गवर्नमेंट उनको लगवानी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर फोर्थ वेव वाला यही कॉन्सेप्ट अगर आया तो हमें जो एडल्ट हैं उनके लिए भी थर्ड डोज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमें वैक्सीन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी 60+ के लिए तो गवर्नमेंट ने थर्ड डोज को अलाउ कर ही दिया है। द एक्सपीरियंस ऑफ कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर बीइंग अनेबल टू रैम अप वैक्सीनेशन इन टाइम ड्यूरिंग द क्राइसिस मंथ और टू बी persistent. Remember, to other biotechnology companies that having vaccine is very different from being ready with seamless supply chain. तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमें वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय कोवैक्सीन ने ये बोला, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उसने ये बोला कि भैया हम अपनी रैंप अप करेंगे, हम अब वैक्सीन से को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। बट अंतोगत्वा हुआ क्या, वो वैक्सीन की जो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाने की जो उनकी कहना था वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए। तो इनका कहना है कि जैसे उतनी बड़ी कंपनी इन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाई, तो जो नई नई वैक्सीन आ रही हैं उन कंपनियों को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि उस सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करेंगे। अगर मान लो एकदम से ज़रूरत पड़ गई वैक्सीन की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाएँ और साथ ही साथ उन वैक्सीन को लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो इस बात की गारंटी वो अभी निर्धारित कर लें, क्योंकि अभी इस प्रकार का शांतिकाल चल रहा है, अभी कोई वेव नहीं आई है, तो अभी वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टिल नॉट मेड पब्लिक टाइमलाइन फॉर when vaccination from biological E, Geneva and Zydus Cadila will be practically available for mass use। और यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट की भी बात करें तो गवर्नमेंट ने भी अभी कोई टाइमलाइन या डेट निर्धारित नहीं की है कि यहाँ पर जिन जिन वैक्सीन को उन्होंने अप्रूवल दिया, जैसे बायोलॉजिकल ई, जेनेवा एंड जाइडस कैडिला की, तो वो प्रैक्टिकली कब अवेलेबल होंगी, और अगर मान लो ज़रूरत पड़ गई तो एक मास लेवल पे अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई तो वो कब अवेलेबल होंगी, तो ये गवर्नमेंट ने भी अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। थ्रू द वर्ल्ड ऑक्यूपाइड विद डिफरेंट क्राइसिस, इंडिया मस्ट नॉट लेट इट्स गार्ड डाउन एंड शुड इंसिस्ट ऑन कंपनीज बीइंग रेडी विद मेजरेबल टाइमलाइन। तो यहाँ पर जहाँ वर्ल्ड कई अलग अलग क्राइसिस से गुजर रहा है, तो इंडिया को अपनी जो कोविड-19 के प्रति जो संजीदगी है या जो गंभीरता है उसको सीरियस लेना चाहिए, मतलब गंभीरता से लेना चाहिए इन चीज़ों को। और साथ ही साथ जो कंपनी है उनको लिए रेडी करना चाहिए कि अगर मान लो खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ जाए तो वो एक नियत टाइमलाइन के अंदर वैक्सीन लोगों तक क्या करवा पाएँ, मुहैया करवा पाएँ, और लोगों को धड़ाधड़ वैक्सीन थर्ड डोज लगवा पाएँ। क्यों लगवा पाएँ? क्योंकि हमने देखा है वैक्सीनेशन के ही कारण जो थर्ड वेव है उसमें हमें कोई तांडव देखने को नहीं मिला। तो इसीलिए राइटर का एक पूरा जोर किस पर है कि वैक्सीन कम से कम अगर मान लो ऐसा दिक्कत आती है तो वैक्सीन की कमी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो हम लोगों ने दूसरी वेव के अंदर बहुत कुछ सीख लिया है। और जो गवर्नमेंट ने जितने भी हॉस्पिटल वगैरह बनाए थे वो भी अभी क्लोज़ नहीं किए हैं, तो वो भी मतलब स्टिल हैं। तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली कि हमें बेड की दिक्कत होगी या ऑक्सीजन की दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन कंपनियां निर्धारित कर लें, गवर्नमेंट उनकी टाइमलाइन डिसाइड कर दे, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे नॉर्मली आगे बढ़ जाएंगी। अगर फोर्थ वेव का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है या फोर्थ वेव अगर आती है तो। सो दिस इज़ द टुडेज़ एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। सो हिट द लाइक and subscribe our channel. So thank you for today.